मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। अपन ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। उसके कुछ आपके डाउट्स थे, जो न्यूमेरिकल्स थे, उनको अपन सोल्व कर रहे थे। उसी क्रम में जो अपना अगला न्यूमेरिकल है वो ये था कि कोई इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है। क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है, मींस चेंज कर दी जाती है, तथा अब कोई प्रोटॉन उसी क्षेत्र में उतनी दूरी तक गिरता है, तो दोनों स्थितियों में गिरने में लगे समय की गणना कीजिए और इस परिस्थिति की गुरुत्व के अधीन मुक्त पथ से भी तुलना कीजिए। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जो बल के अधीन मुक्त पथ होता है, उसकी जो विद्युत बल है उसके कारण जो इसकी गति हो रही है उसकी तुलनात्मक अध्ययन भी करना है। तो सबसे पहले जो अपने को डाटाज दे रखे हैं उनको अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले अपने को दे रखा है कि जो विद्युत क्षेत्र है उसका परिमाण कितना, यह है E बराबर 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। जिस दूरी से वो गिरता है, जितनी दूरी तक गिरेगा, मीन्स हाइट अपन कह सकते हैं, या तय की गई दूरी 1.5 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में चेंज कर लिया 1.5 × 10⁻² मीटर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात हो रही है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन अपन लिख रहे हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 × 10⁻31 kg अपन जानते हैं, और साथ ही इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो मूलभूत आवेश है, बहुत अच्छे से जानते हैं, 1.6 × 10⁻19 1.6 × 10⁻19 कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27 kg, और आवेश जो होता है प्रोटॉन का वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य, तो Qp = 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये डाटाज अपने को दे रखे हैं। तो पहली स्थिति है कि इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ गिर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से हो कि इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ गिरे। नीचे कब गिरेगा? जब विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार होगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा अपन जानते हैं हमेशा होती है धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। अब इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश है तो वो धनात्मक की तरफ आकर्षित होता है। धनात्मक की तरफ आकर्षित होगा तो नीचे की ओर गिर रहा है, नीचे की ओर गिरेगा तब यहां क्या होना चाहिए? धनात्मक। अगर यहाँ पे नीचे की तरफ आपने ऋणात्मक लिया या विद्युत क्षेत्र की दिशा आपने ऊपर से नीचे ली, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ नहीं गिरेगा। तो अपन क्या करते हैं, यहां नीचे की तरफ जो है वो विद्युत क्षेत्र के लिए धन और यहाँ पे ऋण, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई ऊपर की ओर, ऐसे हो गई दिशा ऊपर की ओर। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां से गिर रहा है, और जब ये गिरेगा तो इस पर एक बल लगेगा। कौन सा बल? विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल लगता है, जिसका अपन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। वो होता है F = QE। Q यहां पे आवेश जो गिरता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन गिर रहा है तो EE, ये अपन बल पढ़ चुके हैं। जब ये गिरेगा, जब इसमें गति होगी तो त्वरण उत्पन्न होगा, तो वो त्वरण चाहिए। अब अपने को पूछा है कि इस स्थिति में गिरने में लगे समय की गणना करो। तो जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक या ऊपर से नीचे गिर रही है तो गति के नियमों की पालना होगी, और गति के लिए समय की बात चल रही है तो द्वितीय नियम यहाँ पे उपयोग किया जाएगा। हम जानते हैं गति का द्वितीय नियम S = होता है ut + ½ AT²। ये गति का द्वितीय नियम है, जहां पे S वो दूरी जो तय करता है, u प्रारंभिक वेग, t लिया गया समय, a त्वरण और t लिया गया समय। यहां पे जब ऊपर से नीचे गिरता है तो प्रारंभिक समय का मान होता है 0, प्रारंभिक वेग का मान होता है 0। तय दूरी को अपने h से डिनोट किया है, तो s बराबर h। तो समीकरण बनती है h = 1/2 AT²। t अपने को निकालना है, h अपने पास है, a की वैल्यू चाहिए त्वरण। तो न्यूटन का जो द्वितीय नियम है जानते हैं अपन, तो न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है?
उसका मैथमेटिकल फॉर्म लिख रहे हैं अपन, वो होती है F इज इक्वल्स टू एम ए। यहां से अपन त्वरण निकालेंगे तो A इज इक्वल्स टू आएगा F अपॉन M, इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं ME, F का मान यहां से, तो F इज इक्वल्स टू है E अपॉन ME। तो यहां से त्वरण का मान निकालेंगे और इस समीकरण में रखेंगे, अपने को T का मान पता चलेगा। तो देखें कैसे। अपना फॉर्मूला था A इज इक्वल्स टू E अपॉन ME, सारी वैल्यूज रखेंगे तो A इज इक्वल्स टू E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणा 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई F के साथ में था, F की वैल्यू थी मल्टीप्लाई E जो कि विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र का मान अपने को दे रखा है 2 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, और अपोन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 गुणा 10⁻31 kg। तो इस समीकरण को अपन सोल्व करते हैं तो अपने को वैल्यू मिलेगी, यहां से 10 टू पावर हो गई टोटल -19 और +4 -15, यहां -31, ऊपर जाएंगे तो +31, और अपने पास रिजल्टेंट जो होगी वो +16। जब इन तीनों को सोल्व करें अपन तो अपने को मिलेगा 3.2 अपॉन 9.1 और मल्टीप्लाई 10 टू पावर 16, और यूनिट जो त्वरण का मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा A इज इक्वल्स टू 0.3516 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 16, और इसको अपन सोल्व करते हैं तो A इज इक्वल्स टू मिलेगा 3.51 इंटू 10 टू पावर, ये पॉइंट अपन ने इधर ट्रांसफर किया तो 15 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसके यूनिट। तो त्वरण अपने को मिल गया। तो अपनी समीकरण थी H इज इक्वल्स टू AT स्क्वायर, यहां से T बराबर अपने को मिलेगा 1/2 AT स्क्वायर, तो T इज इक्वल्स टू मिलेगा 2H अपॉन A और इसकी पावर 1/2। सारी वैल्यूज रखे हैं अपन, तो 2 मल्टीप्लाई H की वैल्यू थी 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 गुणा 10⁻² मीटर, और अपॉन में त्वरण का मान है 3.51 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 15, इसकी पावर 1/2। इनको अपन सोल्व करें तो अपने को मिलेगा 3/3.51, पावर ऊपर जाएंगे तो बनेगा 10 टू पावर -17, और इसकी पावर 1/2। 3 को डिवाइड करें 3.51 से तो मिलेगा 0.854 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -17, पॉइंट को अपन इधर ट्रांसफर करें तो मिलेगा 8.54 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -18 और पावर 1/2। 8.54 अंडर रूट में है तो 9 का अंडर रूट होता है 3, 9 से कम है तो 3 से कम मिलेगा, और जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो इसका मान अपने को मिलता है 2.923 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -18 बाहर आएगा अंडर रूट से तो 10 टू पावर -9, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इतना समय लगेगा उस विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन को गिरने में। इसी क्रम में दूसरी जो कंडीशन थी, केस अपना जो सेकेंड था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था विद्युत क्षेत्र, उसको आपने उत्क्रमित कर दिया और अब उसमें प्रोटॉन गिरेगा, तो उत्क्रमित करेंगे तभी प्रोटॉन गिरेगा, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव है जो कि आकर्षित होगा किसकी तरफ, ऋणावेश की तरफ। तो अब की बार जो स्थिति है अपनी वो कुछ इस प्रकार से, तो विद्युत क्षेत्र जो होगा वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ डायरेक्शन में होगा इस टाइप से, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। अब की बार एक प्रोटॉन यहां नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इस स्थिति में कितना समय लेगा, ठीक उसी प्रकार से अपन इसको सोल्व करते हैं। तो इसके लिए पुनः अपने को इसका क्या चाहिए, त्वरण, तो अपन सीधा ही त्वरण निकालें। तो त्वरण AP ये था इलेक्ट्रॉन का,
तो AP इज इक्वल्स टू फॉर प्रोटॉन फॉर्मूला वही E अपॉन MP। यहां पे इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश समान होता है, तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 E का मान 2 गुणा 10⁻4 और अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 गुणा 10⁻⁻27। इसको सोल्व करेंगे अपन, तो AP इज इक्वल्स टू यहां पे 3.2 अपॉन में 1.67 और मल्टीप्लाई पावर अपने पास टोटल कितनी बची 10⁻⁻19 और 10⁻4, तो ऊपर तो है 10⁻⁻15 और ये ऊपर जाएगा -27 प्लस 27 हो जाएगा, तो 27 में से आपने माइनस की 15 तो बचती हैं, तो 10⁻12। और जब अपन इसको सोल्व करें तो त्वरण मिलेगा अपने को 1.91 गुणा 10⁻12 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण मिल गया। अब अपन समय निकाल सकते हैं, वही अपना फॉर्मूला T बराबर √2h अपॉन A से। तो 2h का मान पता है 1.5 गुणा 10⁻⁻2 मीटर, A का मान अभी अपने निकाला है 1.91 10⁻12। तो इक्वेशन बनेगी 3 अपॉन 1.91 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 और इसकी पावर 1/2। इसको अपन सोल्व करेंगे, 3 को डिवाइड करें 1.91 से तो अपने को मिलेगा 1.57 और गुणा 10⁻14 है। अनरूट करेंगे, इसका सोल्व करेंगे तो T का जो मान मिलेगा वो मिलेगा 1.25 लगभग 1.25 गुणा और 10⁻14 अनरूट से बाहर आएगा तो -7 और समय का मात्रक है सेकेंड। तो इतना समय इस प्रोटॉन को उसी विद्युत क्षेत्र में लगता है। दोनों रिजल्ट देखने पर अपने को पता चलता है कि यहाँ पे दोनों का जो समय है, समय देख सकते हैं, प्रोटॉन को गिरने में जो लगा समय है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक है। देखें आप -7 है, यहाँ -9 है। जबकि अगर अपन त्वरण की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका त्वरण ज्यादा है। A का जो इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण था उसकी वैल्यू 10⁻15 है और प्रोटॉन की 10⁻12 है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि अगर द्रव्यमान की तुलना करें कि समय का मान इसका ज्यादा है प्रोटॉन का, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इसका द्रव्यमान ज्यादा, मीन्स यहाँ पे द्रव्यमान पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है इस विद्युत क्षेत्र में गिरने में लगा समय। लेकिन अपने को नेक्स्ट था कि गुरुत्व के अधीन मुक्त पथ से तुलना करनी है। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन कोई भी पिंड निकाय गिरता है तो वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। और वैसे भी अपन जानते हैं कि गुरुत्व के अधीन जब होता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान G = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अपन देख सकते हैं ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ पे देखें तो 3.51 × 10⁻15 और ये 1.91 × 10⁻12। तो इसकी तुलना में इसका गुरुत्वीय त्वरण कहीं ज्यादा अधिक है। तो इस प्रकार से अपन इसकी तुलना कर सकते हैं। ओके, अतः अपन कह सकते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान देख सकते हैं आप, ये कहीं इसकी तुलना में बहुत कम है। तो अपन ये कह सकते हैं ये कहीं ज्यादा है। तो इसकी तुलना में जो विद्युत क्षेत्र है के कारण जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है उसकी तुलना में गुरुत्व के अधीन जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसको अपन नगण्य भी मान सकते हैं। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार निर्देशांक पद्धति में दो बिंदु धनावेश हैं दोनों, प्रत्येक का आवेश दे रखा है 10⁻⁸ कूलम। क्रमशः बिंदु x बराबर 0.1 मीटर और y 0 और दूसरा पॉइंट है x = -0.1 मीटर y = 0 पर स्थित है। मीन्स दोनों x एक्सिस पर स्थित हैं।
निम्न बिंदुओं पर क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात करो। विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात करनी है। पहला मूल बिंदु पर करना है, दूसरा x इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर करना है और तीसरा x0 y 0.1 मीटर पर। तो देखें किस प्रकार से। सबसे पहले तो अपने को दे क्या रखा है, आवेश का मान दे रखा है, दोनों आवेश समान है तो Q1 बराबर है Q2 के और बराबर दे रखा है 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, इनकी पोजीशन कैसे, जैसे माने कि बिंदु A और B हैं, A पर और B पर रखे हुए हैं, तो फर्स्ट कंडीशन के लिए अपन ले तो इस प्रकार से रखे हुए हैं। ये मान लिया मूल बिंदु O और ये बिंदु A के ऊपर एक आवेश रखा है जो कि है इधर की साइड है माइनस एक्स एक्सिस, तो माइनस का 0.1 मीटर पे रखा है और y का निर्देशांक 0। यहां पे B पॉइंट है, B है x बराबर प्लस, तो इस साइड में होगा प्लस एक्सिस में, तो ये पॉइंट इसका निर्देशांक है प्लस 0.1 मीटर और y इक्वल टू एक्स एक्सिस पे होता है 0। तो पहला पॉइंट है मूल बिंदु पर, तो इस बिंदु पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, परिमाण और दिशा। तो देखिए दोनों ही आवेश धनावेश हैं, Q1 है वो भी पॉजिटिव है, Q2 है वो भी पॉजिटिव है। तो Q1 के कारण जो दिशा होगी वो होती है बिंदु से बाहर की ओर, तो मैंने मान लिया कि Q1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो E1 और Q2 के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो E2। कितना होगा, फॉर्मूला होता है KQ/R²। यहां पे Q का मान समान है। अब R होती है परीक्षण बिंदु पर बिंदु आवेश से दूरी, तो परीक्षण बिंदु पर बिंदु आवेश की दूरी यहां से लेकर यहां तक की 0.1 मीटर और यहां से लेकर यहां तक की ये भी 0.1 मीटर। इनसे दोनों से दूरी भी समान है, दोनों का आवेश भी समान है, तो अपन कह सकते हैं कि दोनों के लिए जो परिमाण होगा वो परिमाण दोनों के लिए समान होगा। अब दिशा की बात करें तो ये है, इसके लिए अपन ने E1 माना है, E1 माना है तो इसके लिए दिशा होगी बिंदु से बाहर की ओर, तो ये दिशा हो गई E1 वेक्टर की। ये है, इसके लिए माना है E2, तो इसके लिए दिशा होगी बाहर की ओर ये। तो देख सकते हैं दोनों के लिए दिशा कैसे हो गई, विपरीत। तो दोनों का परिमाण समान, दिशा विपरीत, तो जो परिणामी होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पे विपरीत दिशा को दर्शाता है, दोनों परिमाण में समान दिशा में विपरीत हैं, तो कैंसिल आउट कर देंगे तो वैल्यू अपने को मिलती है -KQ/R², तो E बराबर मिलेगा 0। तो मूल बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों आवेशों के कारण कितनी होगी, 0 होगी। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू प्लस 0.2 मीटर और y 0 मीन्स x एक्सिस पर ही है ये पॉइंट भी। तो इसके लिए अपन डायग्राम ड्रॉ करें किस प्रकार से। पुनः अपन ने ये बनाया है, ये A बिंदु जहां प्लस Q1 रखा है और इसकी दूरी है माइनस का 0.1 और 0 इस पोजीशन पे है। ये हो गया मूल बिंदु और ये हो गया B पॉइंट जिसपे प्लस Q2 आवेश रखा है, इसकी पोजीशन है प्लस 0.1 और 0। अब मूल बिंदु से जो परीक्षण बिंदु O है, जो परीक्षण बिंदु P है, वो परीक्षण बिंदु P 0.2 मीटर प्लस दिशा में, तो ये तो रहा 0.1 और इससे आगे ये रहा 0.2 P कहां पे है 0.20 पे। तो इस पर दोनों के कारण निकालना है, तो इसके कारण जो अपन मानते हैं वो E1 मानते हैं। तो E1 इज इक्वल टू क्या होगी, E1 बराबर होगा KQ, क्योंकि Q तो समान है दोनों का, KQ/R²। अब यहां से ये R है, इसको मैं 1 मान लेता हूं, ये 1 मान लिया, तो ये कितनी होगी, तो Q का मान पता है 10 टू पावर वैसे अपन कॉमन ले लेंगे इसको, तो एक बार अपन Q ही लिख लेते हैं, KQ और अपॉन R का मान लिख लेते हैं। तो R1 ये वाली दूरी
होती है आवेश से परीक्षण बिंदु के बीच की दूरी। तो यहां से यहां तक है 0.2 और फिर ये है 0.1, तो टोटल हो गई 0.2 प्लस 0.1 और स्क्वायर होता है तो स्क्वायर। इसके लिए दिशा की बात करें तो परीक्षण आवेश से बाहर की तरफ ही होती है, तो ये हो गया E1 वेक्टर की डायरेक्शन। फिर E2 वेक्टर, तो E2 क्या होगा, फिर से वही KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर। तो KQ तो समान है R, ये वाली दूरी, तो ये दूरी टोटल है 0.2, ये है 0.1, तो इसमें से ये माइनस कर दे तो ये बच जाएगी अपने पास, तो 0.2 माइनस 0.1 तो मिलेगा 0.2 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर। यह भी धनावेश है, तो इसके लिए भी परिणामी की दिशा होगी इस तरफ। दोनों की दिशा समान है तो सदिश योग नियम से जुड़ेंगे तो परिणामी आएगा E इज इक्वल्स टू, देखो KQ दोनों में समान है तो कॉमन आ गया, अपने पास बचेगा 1 अपॉन 0.2 प्लस 0.1, ये होगा 0.3 का होल स्क्वायर, और प्लस में 1 अपॉन 0.2 माइनस 0.1, ये बचेगा 0.1 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं तो अपने को मिलेगा KQ, यहां होगा 1 अपॉन 0.09 और यहां पे मिलेगा 1 अपॉन 001, ये अपने पास बचता है। इसको अपन सोल्व करेंगे एलसीएम से। सोल्व करें तो अपने को क्या मिलेगा, E इज इक्वल्स टू, ये मिलेगा K का मान रखें, K का मान होता है 9 गुना 10⁻9, मात्रक अपन ने पढ़ा हुआ है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में Q का मान यहां पे दे रखा अपने को 10⁻⁸, ये 10⁻⁸ हो गया। और जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास बचेगा मल्टीप्लाई में 10 अपॉन 0.09, इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो 10 अपॉन 0.09, इसको अपन सोल्व करते हैं तो सोल्व करेंगे तो यहां पे 10⁹, 10 ये 10 हो गए और ये -8, तो ये वैल्यू अपने को मिलती है यहां पे, इसको 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा 2, फिर ऊपर अपन इसको ट्रांसफर करेंगे तो E इज इक्वल्स टू अपने को मिलता है, कैंसिल आउट हो गए तो 1 और मल्टीप्लाई 10 टोटल अपने पास बचती हैं, टोटल अपने पास हो गई 10 तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। इसकी दिशा की बात करें तो दिशा हो जाएगी जो अपने पास में परीक्षण बिंदु था उससे बाहर की ओर, तो दोनों की दिशा में जुड़ गए। थर्ड अपने पास पॉइंट है कि x इज इक्वल्स टू 0 मीन्स y एक्सिस पे होगा वो पॉइंट, और y इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर होगा तो y एक्सिस पे होगा, तो देखें कैसे अपने पास किस टाइप से उसकी पोजीशन होगी। थर्ड पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर। तो फिर से एक बार डायग्राम ड्रॉ करें, ये आवेश A बिंदु पर हो गया प्लस Q1, ये हो गया मूल बिंदु O, और B बिंदु पर हो गया प्लस Q2। जो अपना बिंदु है, ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये 0.1 मीटर है, अपने निर्देशांक जो दे रखे हैं उनकी सहायता से लिखी है। ठीक उसी प्रकार ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी 0.1 मीटर है, निर्देशांकों की सहायता से अपन ने देखी है। अब जो परीक्षण बिंदु दे रखा है वो परीक्षण बिंदु ये है, ये वाला जो दे रखा है बिंदु P, इसकी दूरी भी यहां से देख सकते हैं आप 0.1 मीटर ही दे रखी है। तो इसके कारण परिणामी कितनी होगी तीव्रता, तो इसके लिए अपने को आवेश से परीक्षण बिंदु के मध्य की दूरी चाहिए, और यहां से भी आवेश से परीक्षण बिंदु के मध्य की दूरी चाहिए।
ये दोनों दूरियां चाहिए। तो ये समकोण त्रिभुज है, परपेंडिकुलर है दोनों एक्स और वाई। ये मान लिया एंगल है थीटा और ये भी कितना है थीटा, समान होंगे। तो देखें यहां पे E1, मैं E1 इसके कारण लिख रहा हूं, तो E1 क्या मिलेगा के क्यू अपॉन ये वाली दूरी। अब ये दूरी कितनी, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण, ये आधार, ये लंब। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहां इसका स्क्वायर लिखना है, यहां पे आर स्क्वायर ही लिखना होता है। तो ये बनेगा 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू अपने को मिलती है E1 की। डायरेक्शन कैसे, धनावेश है तो डायरेक्शन होगी परीक्षण बिंदु से बाहर की ओर। ये E1 वेक्टर की डायरेक्शन है। ओके, नेक्स्ट है, यहां डायरेक्शन अपन लिख सकते हैं AP वेक्टर की दिशा में, वेक्टर फॉर्म लिखें तब। और E2 वेक्टर क्या मिलेगा, के क्यू का मान समान है, पुनः ये वाली दूरी, ये दूरी भी समान है, तो लिखेंगे 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन होगी, यह भी धनावेश है तो इस बिंदु की ओर, तो BP वेक्टर की दिशा में, तो BP वेक्टर की दिशा में। अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो डायरेक्शन हो गई, तो परिणामी किस प्रकार से निकालें। इस स्थिति में अपन इसको सदिश घटकों में विभाजित करते हैं। तो सदिश घटकों में विभाजित करेंगे तो इस E1 के ये दो घटक होंगे, एक ये और एक ये। घटकों के मध्य हमेशा 90 डिग्री एंगल होता है। तो E2 के घटक कुछ इस प्रकार से होंगे, एक ये और एक ये। घटकों का निर्धारण करने के लिए अपने को एंगल चाहिए, तो यहां देख सकते हैं ये इसके समानांतर है, ये समानांतर है। तो उस स्थिति में अपन इसके एंगल्स लिख सकते हैं। ये थीटा, तो देखिए ये इसको तिर्यक कर रही है इन समांतर रेखाओं को, तो ये संगत कोण से थीटा, और ये समांतर हैं तो पुनः ये कोण भी कितना थीटा, थीटा मिल गया अपने को। ये एंगल थीटा, तो देखें यहां पे एंगल थीटा, उसके साथ में जो घटक होता है वो लिखा जाता है कोस, तो ये हो जाएगा E2 कोस थीटा और ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। E1 का ठीक उसी प्रकार थीटा के साथ वाला E2 कोस थीटा और ये घटक हो जाएगा E1 साइन थीटा। इन समीकरणों की सहायता से अपन देख पा रहे हैं कि दोनों का परिमाण समान है। परिमाण समान है तो यहां पे E2 कोस थीटा और E1 कोस थीटा, इन ये दोनों भी परिमाण में समान है। और देख सकते हैं दिशा में क्या है, विपरीत, तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो परिणामी E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, ये दोनों परिमाण में भी समान और एक ही दिशा में है, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो परिणामी जो बचेगा E बराबर, वो अपने पास बचता है E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा। E1 और E2 दोनों परिमाण में समान है, अपन लिख सकते हैं चूंकि E1 और E2 का परिमाण समान है। दिशा समान है तो दिशा यहां पे किस प्रकार से हो जाएगी, ये OP वेक्टर में बाहर की ओर यहां रखेंगे, तो ये बनेगा E = 2E1 साइन थीटा। अब साइन थीटा चाहिए अपने को, तो थीटा निकाल लें अपन। तो थीटा यहां से देखें क्या है, इस थीटा का मान कितना, बड़ा ही सिंपल है। देखें ये एक अपने पास त्रिभुज बना हुआ है, ये भुजा 0.1, ये भुजा 0.1, ये समकोण। एक यहां पे समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण हुआ है और समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण समान होते हैं, ये अपने को पता है 90। तो ये दोनों कोण कितने बचे, 90 के, क्योंकि टोटल 180 होता है, तो 90, तो ये बचे थीटा, थीटा कितना 90, और दोनों एंगल समान है क्योंकि समद्विबाहु है, तो ये भी थीटा। तो 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर कितना 45। तो यहां ज्यामिति से लिख सकते हैं, ज्यामिति से क्या लिख सकते हैं कि जो 2 थीटा है वो 90, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो थीटा बराबर कितना
45 डिग्री, और थीटा 45 तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। और E1 का मान यहां से रखें तो E इज इक्वल्स टू 2 E1 रखा KQ अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.1 का होल स्क्वायर साइन थीटा। वैल्यू पुट करें तो E इज इक्वल्स टू 2, K का मान होता है 9 × 10⁻⁹, Q का मान दे रखा अपने को क्वेश्चन में 10⁻⁸ और अपॉन में 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.1 का होल स्क्वायर और गुणा में हो गया 1/√2। सोल्व करें इसको तो E इज इक्वल्स टू मिलेगा 9 दूनी 18 मल्टीप्लाई 10⁻1 अपॉन में 0.1 का होल स्क्वायर 0.01, ये भी 0.01, दोनों को ऐड किया तो 0.02 और गुणा में 1/√2। सोल्व करेंगे इसको, सोल्व करेंगे तो यहां पे अपने को वैल्यू मिलती है E इज इक्वल्स टू ये बनेगा 9 × 10⁻³ और अपॉन √2। √2 की वैल्यू जानते हैं अपन 1.414, उससे अपन 9 को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू मिलेगी 6.36 × 10⁻³ और मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो इस प्रकार से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, उनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा। तो ऐसा अपन पढ़ चुके हैं, त्वरण थोड़ी देर पहले जो न्यूमेरिकल किया था उसमें अपन ने निकाले थे। तो क्या होगा त्वरण देखें। एक इलेक्ट्रॉन किसी समविद्युत क्षेत्र में, मान लिया समविद्युत क्षेत्र कितना है E है, उसमें स्थित है, तो उस पर क्या होगा त्वरण। हम जानते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर ma। तो F m, पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो m e और इलेक्ट्रॉन के लिए तो वैल्यू आएगा ae इज इक्वल्स टू F अपॉन me। F की वैल्यू जानते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में लगा बल आवेश पर E अपॉन me। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन का। अब बात करें प्रोटॉन की तो इसी प्रकार प्रोटॉन का हो जाएगा AP इज इक्वल्स टू E अपॉन MP। यहां पे अनुपात निकालना है त्वरणों का, तो पहले इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो ये हो जाएगा AE अपॉन AP इज इक्वल्स टू EE अपॉन ME अपॉन में EE अपॉन MP। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश समान होता है, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। दोनों समविद्युत क्षेत्र एक में रखे हैं तो इन दोनों का मान भी समान है तो ये भी निरस्त होगा। तो इसका मतलब त्वरण जो है वो द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है। तो वैल्यू अपने पास बचेगी AE अपॉन AP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ME अपॉन 1 अपॉन MP। तो वैल्यू आ जाएगा अपने पास में AE अपॉन AP इज इक्वल्स टू MP अपॉन ME। तो ये अपने पास आता है त्वरणों का अनुपात। तो कह सकते हैं कि उनके जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये अपना नेक्स्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ दूरी पर स्थित +5 माइक्रोकूलम तथा -5 माइक्रोकूलम आवेशों के मध्य 9 न्यूटन का आकर्षण बल कार्यरत है। इन आवेशों को परस्पर स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रखने पर उनके मध्य कार्यशील बल कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है कि एक धनावेश और एक ऋणावेश है तो स्वाभाविक सी बात है उनके मध्य आकर्षण बल होगा जिसका मान है 9 न्यूटन। अब आप उनको पास पास लेकर आए और दोनों को पास पास रखने पर स्पर्श करवाया और स्पर्श करवाने पर अपन जानते हैं कि आवेश का होगा स्थानांतरण।
और आवेश का स्थानांतरण होने से दोनों का देखो परिमाण समान है और प्रकृति विपरीत है, तो +5 और -5, तो परिणामी जब आवेश का स्थानांतरण होगा तो दोनों ही निरावेशित अर्थात उदासीन हो जाएंगे। तो इस स्थिति में उदासीन हो गए तो दोनों पर आवेश का मान कितना हो गया, 0 0। पहले था Q1 बराबर +5 माइक्रोकूलम, Q2 बराबर -5 माइक्रोकूलम। जब आवेश का स्थानांतरण होगा तो मैंने मान लिया रिजल्टेंट है, तो वो कितना हो गया, 0। और जब आवेश का मान 0 हो गया दोनों पर, तो उनके मध्य कोई भी बल कार्यरत नहीं होगा, अर्थात परिणामी बल का मान कितना होगा, 0 होगा। इस प्रकार से इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि दो परिमाण में समान विजातीय आवेश, विजातीय का मतलब है प्रकृति विपरीत, एक प्लस है तो दूसरा माइनस, परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, वो दूरी अपन मान के चलेंगे r है, उनके मध्य F न्यूटन बल कार्यरत है। यदि एक आवेश का 75% दूसरे आवेश को स्थानांतरित कर दिया जाए तो उनके मध्य बल पूर्व मान मीन्स पूर्व बल का इसका कितना गुना हो जाएगा, ये निकालना है अपने को। तो देखिए बड़ा ही आसान सवाल है। दो परिमाण में समान और विजातीय, मैंने मान लिया कि एक +q आवेश और एक -q आवेश, देखो परिमाण समान है और विजातीय है, r दूरी पर रखे हैं, तो इस स्थिति में इनमें बल लग रहा है F, और F क्या होता है, F इजिक्वल्स टू हो जाएगा K Q1 Q2 मीन्स Q1 भी Q है Q2 भी Q है, तो Q स्क्वायर और अपॉन में R स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 1। प्रारंभ में इतना बल इस पे कार्यरत है। कंडीशन नेक्स्ट है उसमें कि एक आवेश का 75% दूसरे आवेश को स्थानांतरित कर दिया जाए तब उनके मध्य बल कितना होगा। तो एक आवेश का 75%, अपन ने मान लिया कि अपने पास +q जो आवेश है उसका 75%, तो 75% कितना होगा, वो होगा मान लिया q डैश इज इक्वल्स टू 75/100 और गुणा q। तो यहां से अपन इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा 3/4q, मतलब इतना आवेश अपन दूसरे को स्थानांतरित कर दें तो +q का इतना आवेश अगर मैं माइनस को दे दूं तो कितना बचेगा, तो ये q1 डैश और ये q2 डैश कितना बचेगा, ये धनात्मक है, और जब मैं ऋणात्मक को दूंगा तो इतना भाग उसका वो क्या कर देगा, निरावेशित अर्थात उदासीन कर देगा, मीन्स इतना उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा, या फिर अपन ये कह सकते हैं इसमें ये जुड़ जाएगा, तो बचेगा कितना, -q पहले से था और उसमें ऐड हो जाएगा प्लस का 3/4q। जब इसको सोल्व करेंगे तो बचेगा -1/4q। तो q1 डैश तो इतना और q2 डैश इतना अपने पास में बचता है। तो इसको अपने सोल्व करें, इस स्थिति में क्या होगा, तो देखें इसका भाग इतना अपने स्थानांतरित कर दिया, जब इतना कर दिया ये q डैश अपने स्थानांतरित किया है तो पहले वाले में भी कमी आएगी, तो पहले वाले में कमी कितनी, इतना तो अपने स्थानांतरित कर दिया, तो बच गया कितना, q -3/4q, और ये बचेगा अपने पास 1/4q। इतना भाग तो बच गया q1 का और इतना बच गया q2 का स्थानांतरित करने के बाद। तो अब बल कितना, F डैश बराबर हो जाएगा K Q1 डैश Q2 डैश और उतनी दूरी पर रख दिए तो R स्क्वायर। Q1 डैश और Q2 डैश का मान रखें तो K Q1 डैश का मान है 1/4q, Q2 डैश का मान भी है 1/4q अपॉन R स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो इसका मान मिलेगा 1/16 और KQ अपॉन R स्क्वायर। पीछे वाले समीकरण से KQ अपॉन R स्क्वायर था F के तुल्य, तो मैं इसको वहां से रिप्लेस कर दूं तो F डैश बराबर बचेगा F/16। ये इसका आंसर है। तो जब इतना आवेश आप स्थानांतरित कर देते हो
तो उस स्थिति में वो पहले वाले का 1/16 गुना हो जाता है। तो इस प्रकार से जो आपके डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए हैं। फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।